हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियन लर्निंग पे। और ये हमारा चल रहा है अभिनंदन बैच। अभिनंदन बैच हमने टारगेट करना है एसएससी सीजीएल 2023 को, और इतने दिनों में 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी, यानी कि जो हमारा स्लोगन है हमने इस पे चलना है। और इतने टाइम पीरियड में आपका सिलेबस वाइंड अप करवाना है, कवर करवाना है। हर सब्जेक्ट की क्लास अवेलेबल है। आप जाके अलग अलग प्लेलिस्ट सबके नाम से आपको मिल जाएगी। मेरी प्लेलिस्ट में आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं, जिसमें मैं आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जो आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो भी मैं आगे चल के आपको करवाऊंगा। फिलहाल हम मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा लेक्चर्स हमने लिए हैं, और बीच में मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी करवाया था और 2 चैप्टर्स पॉलिटी के भी करवाए थे जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड थे। पर अब इस वीक में मैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करवा दूंगा, और जितने भी मॉक क्वेश्चंस हो सकते हैं हम एक बार टॉपिक खत्म करने के बाद, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करने के बाद में जरूर प्रैक्टिस करेंगे। आपसे मुझे एक शिकायत है कि आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, पर मैं आपको यही बोलूंगा, यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है। 1 रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा, और कंप्लीट जनरल अवेयरनेस, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर 25 क्वेश्चन पेपर में है तो 20 बहुत बढ़िया तरीके से आप कम से कम लगा के आओगे, अगर आपने मेरी रेगुलर क्लासेस देखी हैं तो। और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जनरल अवेयरनेस आता है तो वो मैं आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। ये हमारी टीम है, ठीक है। ये हम सब आपके लेक्चर्स लेते हैं, और साइंस के जो सर हैं वो अलग हैं, वो आपके साइंस के लेक्चर्स आप वहां देख सकते हो। वहां पे भी बायोलॉजी चल रही है। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री करवा रहा हूं, बाकी रीजनिंग रोहित सर, इंग्लिश आपके कपिल सर। तो ये आपको क्लासेस रोज मिल जाएंगी। मेरी क्लास में भी क्या चल रहा है, मैंने आपको आखिरी क्लास में इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करा दी है। उससे पहले मैंने हिस्ट्री में आपको क्या क्या बताया है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस बता दिया, किस तरीके से ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल हो गए, बैटल ऑफ प्लासी करा दिया, बैटल ऑफ बक्सर करा दिया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बताई थी, ब्रिटिशर्स पावरफुल हो गए थे, 1857 की क्रांति में करा चुका हूं, और कांग्रेस का फॉर्मेशन हम आखिरी क्लास में देख चुके हैं। हमने देखा था उस टाइम पे मॉडरेट फेज, यानी कि जो नरम दल था, मॉडरेट थे जो, उस टाइम पे किस तरीके से कांग्रेस काम करती थी। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट का। पिछली क्लास में था 1885 से लेके 1905 तक, और अब हम आ गए हैं 1905 पे, जबकि बंगाल का विभाजन किया जाता है। 1905 से 1915 गांधी जी की एंट्री तक आज हम पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद फिर हम गांधीयन एरा को पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन। तो ये पूरा मैंने आपको इंट्रो दे दिया है कि हमारी क्लास में एक्चुअली में चल क्या रहा है। आप पुराने लेक्चर्स जाके देखिए, और बहुत सारे मॉक क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मेरी क्लासेस रोज शाम को 6 बजे आती है। 6 से 10 बजे तक आपका बैच चलता है। आधे पौने घंटे की क्लास होती है हर टीचर की। बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें आपको कवर करवाई जाती है, ठीक है ना। तो और इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है इसके नोट्स बनाए, नहीं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा इसका टेलीग्राम चैनल से, उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, पर मैं नोट्स तभी प्रोवाइड करूंगा जब आप कमेंट सेक्शन को एक्टिव करके बताएंगे कि हाँ सर, जो आपने पढ़ाया हमें पसंद आया और इसका पीडीएफ हमको चाहिए। चलिए अब सीधा आ जाते हैं भाई अपने टॉपिक पे। मॉडरेट्स हम पढ़ चुके थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, है ना, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सारे लीडर्स के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से मॉडरेट्स ने कांग्रेस को शुरू के हिस्से में, शुरू के पार्ट में 1905 तक चलाया। अब वो टाइम आ गया था, अब सबको ये बात समझ में आ गई थी कहीं ना कहीं कि भाई ऐसे आराम से, इतने प्यार से ब्रिटिशर से बात करके कहानी हमारी आगे नहीं बढ़ेगी, हमें कुछ रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और उसके लिए आता है आपका ट्रायो, यानी कि लाल, बाल और पाल का। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, साथ ही अरविंदो घोष भी इनकी टीम में थे। और इनको कहा जाता है गरम दल, यानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था ये। कांग्रेस के ही मेंबर्स थे, और काफी इंपॉर्टेंट लीडर्स बने। और उन्होंने आगे ऐसा क्या किया, आज हम पढ़ेंगे। स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट मूवमेंट क्या चला, ठीक है। और यहां से पेपर में कैसे सवाल आपके बनेंगे सीजीएल में, वो भी हम जानेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कैसे बनेंगे, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर लेके आऊंगा। आ जाते हैं भाई। तो ये थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, इनका नाम आपको याद रखना है। पहली बात, ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं है या फिर है, आपको बताना होगा।
अब क्या था, इनका मेन गोल क्या था कि अब इनको स्वराज चाहिए था। ठीक है, अभी तक पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। अभी हमें चाहिए सेल्फ रिलायंस, होम रूल, हम अपना जो है हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर पाए, तो इसे कहा गया स्वराज। ये प्राइमरी गोल था इन लीडर्स का। ठीक है जी, अब एक बार जान लेते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट फेज क्यों आया। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी ना, तो यही इन्होंने ये काम करा। और ऐसा क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट फेज के अंदर स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट क्या है, अब उस पे आते हैं। देखिए, थोड़े से सख्त कदम उठाए गए ब्रिटिशर से लड़ने के लिए, तो यह काम था इनका, जिसके अंदर कि इन्होंने बॉयकॉट कर दिए यहां के जो ब्रिटिशर्स के गुड्स थे, चाहे उनकी शराब हो, चाहे उनके पहनने वाले कपड़े हो, चाहे कोई भी गुड्स हो, उनको बॉयकॉट किया जाएगा और अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाया जाएगा। खुद को एजुकेट करना है, खुद के काम धंधे को प्रमोट करना है, तो यह काम था एक्सट्रीमिस्ट का। और यह कब शुरू हुआ, तो पहले देख लेते हैं ब्रिटिशर्स की ऐसी कौन सी एक्ट्स थी, ऐसी पॉलिसीज थी। शुरू से हम देखते आ रहे हैं, हर लेक्चर में पढ़ते हैं। एक तो इमीडिएट कारण हम देख लेते हैं, जैसे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आई थी। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आपसे पूछ सकता है कब आई थी, 1878 में आई थी। ठीक है, इस एक्ट का क्या काम था कि जो यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर हैं, कहते थे कि ब्रिटिशर्स का मानना यह था, जो उस वक्त का वाइसरॉय था, जो ये एक्ट लाया था, उसका नाम था लिट्टन, लॉर्ड लिट्टन। इसने बोला कि यहां के लोकल न्यूज़पेपर को बंद करो, क्योंकि वो लोगों को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को यहां पे खत्म किया गया। ठीक है, उसके अलावा एसईआई, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, ये लॉर्ड कर्जन लाया। यूनिवर्सिटीज के ऊपर कंट्रोल जमाया गया कि वहां पे किसी भी तरह की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी नहीं हो। ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लाया गया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है, इसके अंदर भी जो है चीजों पे कंट्रोल किया गया। ठीक है, अखबारों पे कंट्रोल किया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल था इमीडिएट कॉज। भाई ये पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन किसने करा, क्यों करा? जो आज की डेट में आप देखते हो वेस्ट बंगाल और एक हिस्सा है ईस्ट बंगाल, यानी जो बांग्लादेश बना, तो ये उसी टाइम पे बना था। बंगाल के एरिया के अंदर पूरा का पूरा बांग्लादेश वाला एरिया, अभी का वेस्ट बंगाल एरिया, ओडिशा का एरिया, झारखंड का एरिया, ये सारा एरिया इतना बड़ा बंगाल प्रेसिडेंसी बनाता था। और वहां पे जो ये मूवमेंट था नेशनल स्ट्रगल का, ये स्ट्रांग होता चला जा रहा था और ब्रिटिशर्स को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि इनको विभाजित करना ही सही रहेगा और इस तरीके से हम हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी को तोड़ सकते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। तो अब हम जानेंगे आगे क्या होता है। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे। जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे, उनका विश्वास उठ चुका था ये इस तरह की मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों से, कि हम ब्रिटिशर्स को बोले बार बार जाके कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप जगह दीजिए, हमारे लिए आप जो है टैक्स को कम करिए, हमारे लिए कुछ अच्छा करिए। उन्होंने कहा ऐसे बोलने से फायदा नहीं होगा। दादा भाई नौरोजी ऑलरेडी ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ में बता चुके थे किस तरीके से इनका टारगेट सिर्फ एक था कि लूटना ही है इनको। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग तरीके ढूंढे जाने लगे कि अब किस तरीके से पॉलिटिकल एक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका ध्यान इस चीज पे था कि जो फॉरेन गुड्स है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको कंप्लीटली बॉयकॉट करना है। ठीक है, और स्वदेशी गुड, स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। हमें खुद को इतना पावरफुल करना है कि हमें इनकी किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े। जैसे ही इनको नुकसान होगा वैसे ही ये लोग अपनी लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लान था जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर अपना करना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैं आऊंगा, पूरा पार्टीशन ऑफ बंगाल अभी मैं पढ़ाऊंगा, पर इसमें इंपॉर्टेंट जो चेहरे हैं ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, तो इनके बारे में जानना थोड़ा बहुत जरूरी है। बाल गंगाधर तिलक की अगर मैं बात करूं तो ये शुरू के सबसे पहले एक्सट्रीमिस्ट नेता थे। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी भाई 1890 में। उस वक्त मॉडरेट्स थोड़े से हावी थे, फिर इनको अपने जैसे लोग मिलने लगे कि अब एक्सट्रीमिस्ट हम आगे चलाएंगे, गरम दल हम जो है इसको प्रमोट करेंगे। तो 1890 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी और इन्होंने कई सारे सेल्फ रिलायंस, यानी कि इन्होंने एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया यहाँ के लोगों को, जो ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल तोड़ के रख दिया था कि आप किसी भी काबिल नहीं हो। इंडियंस को ऐसे ही तो बोलते थे, पर इन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं, हमारा खुद का कल्चर इतना स्ट्रांग है,
उन्होंने याद दिलाया किस तरीके से मराठा एम्पायर होता था, किस तरीके से अशोक का एम्पायर था, चंद्रगुप्त मौर्य यहां के थे। ठीक है, तो इस तरह की बातें करके उन्होंने लोगों को किसी तरह जोश भरा और उन्होंने हिंदुत्व को प्रमोट करते थे। और इन्होंने गणपति जो फेस्टिवल आप देखते हैं आज की डेट में भी, तो इन्होंने 1893 में शुरू किया था, और शिवाजी फेस्टिवल भी इन्होंने ही शुरू किया था। तो ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल किसकी देन है, तो वो बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू करवाया था। और क्या फैक्ट्स आते हैं पेपर में आपसे बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो वो हम जान लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को बोलते थे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो भाई ऐसे नाम ना पेपर में पूछ लेता है, ऐसे टाइटल्स देके, जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, आखिरी क्लास में मैंने आपको बताया था। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इन्हें कहा जाता था। इनके दो अखबार आपसे पूछ सकता है जो ये लिखते थे, इनके एडिटर थे। एक था महाराठा और एक था केसरी। ठीक है, इसमें लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करके लोगों को अपने साथ लेके चलते थे, और बहुत ज्यादा इसके अंदर ये स्वदेशी और बाइकआउट की बात करते थे। ब्रिटिशर्स को इससे भी प्रॉब्लम थी। मराठा जो अखबार था ये अंग्रेजी का अखबार था, इंग्लिश अखबार था, जबकि जो केसरी था ये मराठी में था। ठीक है, ये मराठी में था। ये दो अखबार ना पेपर में आपसे पूछ लेता है बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। और क्या पूछ सकता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बता दिया, मराठा केसरी बता दिया, इसको मैं हटा रहा हूं, अब और चीजें बताता हूं इनके बारे में। एक चीज आपको बाल गंगाधर तिलक से ये याद रखनी है कि इन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यह किसने कहा था, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखने, और हाँ इनकी किताब भी याद रख लेना। एक किताब इनसे बार बार पूछी जाती है पेपर में कि भाई गीता रहस्य किसने लिखा है। गीता रहस्य एक बुक थी इनकी, उन्होंने लिखी है। साथ ही इन्होंने लिखी है आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आर्कटिक होम ऑफ वेदा, जिसमें इन्होंने बताया कि जो आर्यंस थे वो कहां से आए थे, उस थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है। आर्कटिक होम ऑफ वेदास और गीता रहस्य, तो इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हुए चलते थे और इतने बड़े लीडर बन गए एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के। तो ये सारे फैक्ट्स थे जो आपको याद रखनी है बातें। अब बात करते हैं कांग्रेस का रुख किस तरीके से बदला और पार्टीशन ऑफ बंगाल ने किस तरीके से कांग्रेस की वर्किंग को चेंज करा, उस फेज में लेके गई जो पहले आराम आराम से बातें हो रही थी, अब वो बड़े लेवल पे मूवमेंट की तरफ बदल गई। तो भाई होता ऐसा है, सबसे पहले कहानी को समझते हैं। बंगाल के अंदर क्या क्या आता था, भाई बंगाल तो आता ही आता था, बिहार आता था, छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी थोड़ा बहुत आता था, उड़ीसा का भी आता था, असम का भी आता था, और पूरा बांग्लादेश वो भी बंगाली था। वो सारा एरिया एक पूरी की पूरी ब्रिटिशर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन बंगाल प्रेसिडेंसी, वो सारा हिस्सा बंगाल में आता था। और यहीं पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो सेंटिमेंट्स आने लगे लोगों के अंदर कि भाई ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा अब तो ये खतरा बनता जा रहा है हमारे लिए, हिंदू मुस्लिम एकता इतनी ज्यादा है यहाँ पे, तो क्यों ना इसको बीच में से विभाजित कर देते हैं, तो उससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही करा। किसने करा बंगाल का विभाजन, किसने करा पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो आपके दिमाग में सीधा आंसर आना चाहिए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट इसकी थी, ठीक है ना, बंगाल का विभाजन इसने करा था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या करा, बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो बंगाल वाला हिस्सा जो आज का वेस्टर्न बंगाल है, जिसमें उड़ीसा बिहार भी था उस टाइम पे, और एक कर दिया ईस्टर्न बंगाल। ठीक है, 15 डिस्ट्रिक्ट थे इसमें ईस्ट बंगाल के और असम के। ठीक है जी, तो इस तरीके से इन्होंने अलग कर दिया, मुस्लिम्स और हिंदूज को इन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया। आगे करते हैं कहानी। ठीक है, अब बंगाल के पार्टीशन से गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कर्जन थे वो क्या चाहते थे, वो कांग्रेस को वीक करना चाहते थे। वो फ्रीडम मूवमेंट जो धीरे धीरे बढ़ रही थी उसको वीक करना चाहते थे और ध्यान हटाना चाहते थे मेन मुद्दों से। उन्होंने एक मुस्लिम विंग को अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम कम्युनलिज्म यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है,
जो सांप्रदायिकता जो शुरू हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना भी कहीं ना कहीं इसको इन्होंने हवा दी थी। तो ये सारी कहानी होने लगी और बंगाल का विभाजन इतना बड़ा इंपैक्ट बना। अब क्या होती है कहानी आगे, 7 अगस्त 1905 को, अब ये बात याद रखनी है, एक बड़ी मीटिंग होती है कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है। वहां पे एक फॉर्मल एक तरीके से ऑर्डर आता है, जो आपस में कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो क्या कहते हैं कि भाई अब हम चलाएंगे स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि अब इनको खबर लग चुकी थी, 1903 में ही बोल दिया था कि बंगाल का तो भाई हम विभाजन करेंगे, और वो एप्लीकेबल हुआ 1905 में जाकर के, ठीक है। तो अब आपसे पेपर में क्या पूछ सकता है कि भाई जो फॉर्मल प्रोक्लेमेशन थी, फॉर्मल ऑर्डर था, फॉर्मल जो इन्होंने बातचीत करी थी स्वदेशी मूवमेंट चलाने की, वो कब करी थी? वो 7 अगस्त को करी थी। और ये मीटिंग कहां हुई थी? तो भाई ये कैलकाटा टाउन हॉल में हुई थी। कहां हुई थी? कैलकाटा टाउन हॉल में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए लिखा है। कोई भी ऐसी चीज इसमें नहीं लिखी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर टीचर की। मेरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो जनरल अवेयरनेस बाय समृत सर आप देख सकते हो, अभिनंदन बैच के नाम से। वो आपको प्लेलिस्ट और सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब आपसे पूछेगा, जब कांग्रेस ने इस स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट, स्वदेशी समझ में आ गया? स्वदेशी मतलब अपनी चीजों को प्रमोट करना, और बाइकॉट का मतलब ब्रिटिशर्स के जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको पूरी तरीके से बाइकॉट कर देना है, और उनको इकोनॉमिकली, उनको पैसे से हमने वीक करना है, ठीक है। तो ये बड़े लेवल पे अगर होगा तो वाकई में इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा, और ये मूवमेंट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब आगे क्या होता है कि ये जो मूवमेंट की जो अप्रूवल था, कांग्रेस ने कौन से सेशन में लिया? मैंने आपको बताया था कांग्रेस का हर सेशन 1885 से दिसंबर में होता था, हर साल दिसंबर में। तो बनारस के अंदर ये सेशन होता है 1905 का। तो पेपर में क्वेश्चन बनेगा, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जब पास हुआ कांग्रेस के अंदर तो वो कौन सा सेशन था? 1905 का सेशन था। कहां पे हुआ था? ये वेन्यू ध्यान रखना, बनारस। जैसे मैंने आपको आखिरी क्लास में भी मॉडरेट्स के टाइम के इंपॉर्टेंट वेन्यूज बताए थे ना, 1885, 1886, 87, 88, ये 4 इंपॉर्टेंट थे। तो वैसे ही बनारस वाला सेशन आपको याद रखना है। और इस सेशन पे जो प्रिसाइड कर रहे थे, यानी कि इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और इससे रिलेटेड मैंने एक सवाल भी पूछा था आपसे आखिरी क्लास में, देखूंगा मैं कमेंट में किस किस ने बताया। आगे चलते हैं, फाइनल आपसे पूछेगा। देखो अब इसमें याद करने वाली बात क्या क्या थी, रिवाइज कर लो। बंगाल का विभाजन किसने करा? लॉर्ड कर्जन ने करा। कौन से कांग्रेस के सेशन के अंदर इस बात को अप्रूवल मिला कि अब हम इसके लिए स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चलाएंगे? तो वो था 1905 का बनारस वाला सेशन। और उसके ऊपर प्रिसाइड कौन कर रहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। एक फॉर्मल प्रोक्लेमेशन भी हुई थी इस मूवमेंट को चलाने के लिए, तो ये हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त को। एक डेट आपको ध्यान रखनी है भाई, 16 अक्टूबर 1905 की। इस दिन बंगाल का विभाजन हो गया था फॉर्मली, ये अपने काम में आ गया था, इट केम इनटू फोर्स, ठीक है। और इस वजह से जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ उस दिन से वाइड स्प्रेड मूवमेंट शुरू हो गया पूरे देश में, ऑलमोस्ट पूरे देश में। और इस चीज का एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने बहुत बढ़िया एक तरीका निकाला कि भाई अब यही टाइम है लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़ने का। और यही वो टाइम था, ये पीक था कांग्रेस का, कि अब क्या है कि लोग जुड़ने लगे थे, और बहुत छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बहुत वास्ट लेवल पे लोग जुड़ने लगे थे कांग्रेस से। तो 16 अक्टूबर आप ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन पे एक राखी डे सेलिब्रेट किया, यह दिखाने के लिए अंग्रेजों को कि अभी भी हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है कि हम एक दूसरे से अलग है। उल्टा इस भाईचारे को बढ़ावा दिया उन्होंने, एक दूसरे के हाथ पे सबने राखी बांधी। और इस दिन को शोक दिवस बनाया गया कि भाई हम खुश नहीं है जो आपने बंगाल का विभाजन किया है। इन्होंने रीजन क्या दिया था बंगाल का विभाजन करने के लिए कि इतना बड़ा है बंगाल, उसको एडमिनिस्टर करने में, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जबकि असली मोटिव क्या था? डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल और कांग्रेस को वीक करना, ये था। तो राखी बनाई जाएगी इस दिन। तो ये कब तय हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था, ठीक है। और उस टाइम पे ये 2 सॉन्ग जो हमारा नेशनल सॉन्ग बना, वंदे मातरम और अमार सोनार बांग्ला,
अमार सुनाल बांग्ला नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। तो ये जो है ये थीम सॉन्ग बने। अब आपसे पेपर में पूछ सकता है कि भाई इस प्रोटेस्ट के अंदर जो हमारा ये मूवमेंट शुरू हो गया है, स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, उस टाइम पे इंपॉर्टेंट सॉन्ग कौन से थे? तो वो वंदे मातरम और अमार सुनार बांग्ला। ठीक है, अमार सुनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय भी आप कह सकते हो, बंकिम चंद्र चटर्जी भी कह सकते हो। ठीक है, अब आपसे और थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे तो पूछ लेगा ये जो पोयम है, जो वंदे मातरम की जो पोयम है, ये कहां पे लिखी गई थी? तो इनका एक नॉवल था आनंद मठ 1882 में, उसके अंदर इसको पाया जाता है। वंदे मातरम वहां पे मिलता है हमको। और आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, कांग्रेस का ऐसा कौन सा सेशन था जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया उसमें? तो वो था 1896 का लेक्चर था। रहीमतुल्ला एम सयानी उस टाइम पे जो थे इसके प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। ठीक है, ये सारी बातें आप याद रखेंगे। और कुछ रह गया? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1905 पे दोबारा आते हैं। अब देखते हैं उस फेज में ऐसा क्या चल रहा था। इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, 1905 में जो कांग्रेस सेशन था उसके अंदर प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस में हुआ था। और इन्होंने इस सेशन में पार्टीशन ऑफ बंगाल को पूरी तरीके से खेद इस पे दिखाया था, कंडेम किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को। और इस टाइम पे इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया था। यहां पे एक्सट्रीमिस्ट और आप कह सकते हो मॉडरेट्स के बीच में क्लैश की सिचुएशन शुरू होने वाली थी आगे। क्या कि बायकॉट मूवमेंट इतना फेमस हो रहा था, लोग उससे बहुत जुड़ रहे थे। तो मॉडरेट्स का कहना यह था यार बायकॉट मूवमेंट ना बंगाल तक के लिए सही है, स्वदेशी चलाओ, पर बायकॉट अंग्रेजी गुड्स को बिल्कुल ना यूज करना, तो ये तो खराब हो जाएगा मामला, इसको आप बंगाल में चला लो, बाकी जगह क्यों चलानी है। जबकि एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे इसे हम मास मूवमेंट बनाए, इसे पूरे देश के कोने में ले जाए। ठीक है, 1906 का एक कांग्रेस सेशन आपको याद रखना है, उसके अंदर प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। इससे पहले दादा भाई नौरोजी 1886 में भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कुल मिला के 3 बार ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1906 वाला सेशन ये था। और इसमें क्या बात हुई थी? इसमें स्वराज और सेल्फ रूल को गोल बना दिया गया कांग्रेस का। ध्यान रखना, अभी भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं हुई है, अभी सिर्फ सेल्फ रूल की बात हो रही है कि हम सेल्फ रूल कर सके। ठीक है, पूरी तरीके से आजादी की बात नहीं हो रही है। इस मूवमेंट के अंदर बॉयकॉट किया गया फॉरेन गुड्स का और स्वदेशी क्लोथ्स, यहाँ के जो कपड़े थे, यहाँ का जो व्यापार था, उसको प्रमोट किया गया। तो ये था स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, और बहुत बड़े लेवल पे ये चला। और ये सारी घटनाएं हुई उसके बीच में, ये सारी चीजें आपको फैक्ट्स के तौर पे याद रखनी है। अभी मैं आपको पढ़ा इस तरीके से रहा हूं कि आपका एक बेस बन के तैयार हो जाए। ठीक है, आपको चीजें आप समझ में आएंगी कि अच्छा एक टाइमलाइन के साथ ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं। जब आप मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के सारे लेक्चर, ज्यादा नहीं है, 6-7 लेक्चर में खत्म हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री, और सारे लेक्चर 30 मिनट 35 मिनट ऐसे में अगर आप खत्म कर पा रहे हो, और फिर हम मॉक टेस्ट देंगे, सारे जितने क्वेश्चंस बनते हैं सब लगाएंगे। ठीक है, इन 70 से 80 दिनों के अंदर मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि आपको जनरल अवेयरनेस में इतना परफेक्ट कर दूं कि टियर 2 तक के लेवल में आपको कोई दिक्कत ना है। स्टैटिक जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टैटिक जीके के बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक्स में आपको अपने लेक्चर्स में करवाने वाला हूं, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो टेम्पल्स हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, टाइगर रिजर्व हो, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में तंग करते हैं। पर आप मेरे लेक्चर देखोगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का ये मोटिव तो कहीं ना कहीं पूरा होने लग गया था कि यार बंगाल के अंदर हमने जो डिवाइड करा है ना, और धीरे धीरे मुस्लिम लीडर्स को पीछे से सपोर्ट करते रहते थे, जिस वजह से 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये बहुत बड़ा झटका था, ये एक तरह से पाकिस्तान बनने की शुरुआत समझ लीजिए यहीं से होने लग गई थी, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ये ब्रिटिशर्स इसमें कहीं ना कहीं कामयाब रहे कि मुस्लिम लीग अब आ गई थी। अब मुस्लिम लीग से आपको क्या याद रखना है कि भाई मुस्लिम लीग बनी कब? 1906 में बनी। ठीक है,
अब क्या हुआ, ब्रिटिश ने क्या करा, उन्होंने अपर क्लास जो मुस्लिम्स थे, जो लोगों से बेशक डायरेक्ट कांटेक्ट ना रखते हो, इतने बड़े नेता ना हो, पर उनको इन्फ्लुएंशियल थे, उनको हवा देनी शुरू कर दी कि भाई तुम अपना सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, अलग ग्रुप बनाओ और हम इस पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे डिवाइड एंड रूल की। मुस्लिम्स के मन में अलग तरीके का भाव डालना शुरू कर दिया और बाकी कांग्रेस को अलग तरीके से लोग लेके चलते थे ताकि ये दोनों आपस में ही उलझे रहे और हमारे तक बात ना पहुंचे। ब्रिटिशर्स की अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज थी और शुरू से उन्होंने किस तरीके से एक्सपेंशन करा है तो मैंने आपको बताया। अब क्या होता है, अक्टूबर 1906 में जो मुस्लिम एलिट्स यानी जो रईस थे मुस्लिम्स के अंदर, जो एलिट नेता थे, वो वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो, उस वक्त लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय थे, उनको शिमला में मिलते हैं और उस वक्त इसकी लीडरशिप में आगा खान की, और वहां ये बातें तय हो जाती है कि भाई हमें मुस्लिम्स की आवाज उठाने के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, फॉर्मेशन इसलिए मुस्लिम लीग का जरूरी है। फाइनली 1906 में मुस्लिम लीग बन के तैयार हो जाती है। आपको ये ईयर याद रखना है, डेट इसकी स्पेसिफिकली याद नहीं रखनी, पर 16 अक्टूबर वाली डेट जरूर याद रखना, ठीक है भाई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और आपसे पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पे हुई, तो आपका जवाब होगा ढाका में हुई, ठीक है भाई। पहली मीटिंग ढाका में हुई और इसके लीडर कौन थे, तो आपको याद रखना किसने फाउंड करी, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह। आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह, ये दो नाम पेपर में बार बार आते हैं, स्टार मार रहा हूं, उसको याद कर लेना, ठीक है। वैसे मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर पूछ ले कहां था, तो भाई वो लखनऊ में था। कहां पे था, कहां पे था सब बताओ, लखनऊ में था, लखनऊ में हेडक्वार्टर था। पहली मीटिंग ढाका में होती है, 1906 में होती है, फाउंडर आगा खान है, नवाब सलीमुल्लाह है, ठीक है। 1906 उस वक्त लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय थे, उसी के रहते मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आए थे, ठीक है। अमृतसर सेशन होता है मुस्लिम लीग का और वहीं पे देखो जो 1909, मैंने आपको एक्ट्स भी सारी पढ़ा दी हैं, ये जो एक्ट्स आई थी ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं और ये मैंने आपको पढ़ाई है पॉलिटी वाले लेक्चर में, इसी प्लेलिस्ट में आपको ऊपर मिल जाएगी। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करके ला रहा हूं आपके लिए, जरूरी नहीं है कि मैं आपको एक सीक्वेंस में पढ़ाऊं, पर इस तरीके से मैं जरूर करा दूंगा कि आपके सारे टॉपिक अपने आप में सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप सारे आराम से लगा दोगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे भाई। 1909 में आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट। उसके अंदर क्या बोला गया कि इंडियंस का रोल बढ़ाया गया, जो यहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, प्रेसिडेंसीज थी, प्रोविंसेस थी, उनकी अपनी अपनी विधायिका थी जहां पे कानून बनते थे, तो उसके अंदर इंडियंस का रोल बढ़ाया गया। साथ ही ये बोल दिया भाई सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे मुस्लिम्स के लिए, यानी जो मुस्लिम बहुमत वाला इलाका है वहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और उसको वोट भी सिर्फ मुस्लिम डाल सकता है। और यह मांग पहली बार मुस्लिम लीग ने खुद करी थी 1908 में। तो देख रहे हो अंग्रेजों का मकसद कैसे पूरा हो रहा है धीरे धीरे। मुस्लिम लीग ने खुद डिमांड करी मुस्लिम्स के लिए कि हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, हमें चाहिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, हमें ये चाहिए, और जो कि बाद में एक्सेप्ट किया गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में। डिवाइड एंड रूल को और बढ़ा दिया, धीरे धीरे करके इतने फासले आते चले गए कि पार्टीशन की नौबत आ गई थी 1947 में, ठीक है भाई। तो ये सारी कहानी थी मुस्लिम लीग की। इसमें याद करने वाली बात थी 1906 ढाका में पहली मीटिंग, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खान, 1908 का अमृतसर सेशन, उसमें मांग हुई सेपरेट इलेक्टोरेट की, और 1909 में उस मांग को अंग्रेजों ने पूरा भी कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं सारे इंसिडेंट आपको बता रहा हूं 1915 तक क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती रही, इस टाइमलाइन में पढ़ रहे हैं। 1905 से हमने शुरू किया था, बंगाल का हमने देखा किस तरीके से विभाजन हुआ और उसकी वजह से आगे जाके मुस्लिम लीग को भी फिर प्रमोशन मिला। अब आती है बात सूरत स्प्लिट की। अब बुरा टाइम चल रहा है भाई कांग्रेस का बुरा टाइम चल रहा है। कांग्रेस के अंदर भी एक फूट पैदा हो चुकी है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अब एक साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकते। जो नरम दल था और गरम दल था उनके बीच में चीजें सही नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया कि अब नेक्स्ट लेवल पर मूवमेंट को लेके जाना चाहता था जो गरम दल था, बाल पाल लाल, इनका कहना यह था कि हमें ऑल इंडिया लेवल पे बॉयकॉट मूवमेंट को ले जाना चाहिए। जबकि जो मॉडरेट थे वो कहते थे अभी चीजें ठीक चल रही हैं,
तो एक तरह से सोच का क्लैश हो रहा था वहां पे, जिस वजह से सूरत में एक सेशन होता है कांग्रेस का। कांग्रेस से ना सेशन इंपॉर्टेंट आते हैं कि ये वाला सेशन क्या हुआ था, ये वाले सेशन में क्या हुआ था, तो वो वेन्यूज भी आपको याद रखने हैं। तो ये वाला सेशन सूरत में हुआ था, 1907 में हुआ था, और इसके अंदर स्प्लिट हो गया था कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में। ठीक है, जो क्लैश हुआ था एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, शॉर्ट में लिख दिया, यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए इसे कहा जाता है सूरत स्प्लिट। एक बार पढ़ लेते हैं। कांग्रेस का सेशन हुआ 1907 में। जो डिफरेंसेस अब आ चुके थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, मॉडरेट्स का क्या था, वही रेजोल्यूशन ऑन स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए स्वदेशी मूवमेंट से, हम सिर्फ बंगाल में क्यों रखें, इसे क्यों ना फैला दें हम। इस वजह से कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है और वो अपने रास्ते अलग कर लेता है। ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या हुआ, कांग्रेस में एक स्प्लिट, एक फूट पड़ गई, ये दोनों अलग हो गए, सेपरेट फैक्शन हो गए, और एक्सट्रीमिस्ट नेता जो इतने पॉपुलर थे वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। अब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट सूरत सेशन में अलग हो गए, और इस सेशन का कई बार आपसे प्रेसिडेंट पूछ लिए जाएंगे, तो रश बिहारी घोष। आज कौन कौन से सेशन हमने करे? 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 दादा भाई नारोजी। ठीक है, और आप वो कलकत्ता में था, और ये वाला सेशन जो है 1907 सूरत में रश बिहारी घोष, रश बिहारी घोष। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही कांग्रेस वीक पड़ी, ब्रिटिशर्स ने देखा कि अब कांग्रेस का सपोर्ट एक्सट्रीमिस्ट से हो गया खत्म, यानी अब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, औरबिंदो घोष, और भी इनको फॉलो करने वाले बहुत सारे नेता थे। अब ब्रिटिशर्स ने कहा कांग्रेस का इनसे हाथ चला गया है, मुस्लिम लीग हमने बना दिया है, अब एक काम करो, इनके ऊपर हम केस चलाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या करा, 1908 के अंदर, 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को 6 साल की सजा सुना दी, और 6 साल के लिए इनको भेज दिया मांडले जेल में, बर्मा में। ठीक है, इनको मांडले जेल में भेज दिया 6 साल के लिए। तो ऐसा इन्होंने किया, और ये सारी चीजें आपको जो है याद रखनी है। इन्होंने सबके खिलाफ मुकदमे चलाए 1908 में, क्योंकि अब कांग्रेस का हाथ इनके ऊपर से जा चुका था। धीरे धीरे करके आगे जाके बाल गंगाधर तिलक जेल से जब वापस आते हैं, वो आते ही काम पे लग जाते हैं, फिर वो जोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस जाके आगे यूनाइट होती है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, 1916 में लखनऊ पैक्ट के थ्रू। किसके थ्रू? लखनऊ पैक्ट के थ्रू। फिर कांग्रेस दोबारा से स्ट्रांग होती है, गांधी जी वाला फेज आ जाता है, और फिर सब कुछ उनके साथ चलता रहता है। अब चलते हैं हम 1911 के एक इंपॉर्टेंट इवेंट पे। 1905, 1906, 1907 ये याद रखना था। अब बात करते हैं 1911। 1911 में क्या होता है भाई? 1911 में होता है थर्ड दिल्ली दरबार। थर्ड दिल्ली दरबार आपसे पूछ लेगा कौन सा दिल्ली दरबार था? ये तीसरा था। इससे पहले 1877 और उसके बाद 1903 में, और अब ये तीसरा था 1911 में। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें करी गई, तो पहले देख लेते हैं। उस वक्त कलकत्ता कैपिटल हुआ करती थी इंडिया की। ठीक है, दिसंबर 1911 तक दिल्ली दरबार के अंदर यह घोषणा करी जाती है कि भाई दिल्ली जो कैपिटल है, अब कलकत्ता से उठा करके हम दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली में दरबार लगा कि हम कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली कर देंगे, और तब से कैपिटल दिल्ली है। ठीक है, फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है कि भाई कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली करा जाए, और उस वक्त जॉर्ज 5 जो है वहां के राजा होते हैं, ब्रिटिश मोनार्क होते हैं, और तीसरा दिल्ली दरबार था 12 दिसंबर 1911 को। कौन थे? जॉर्ज 5, जॉर्ज पंचम। ठीक है, इन्होंने ही गांधी जी को टाइटल दिया था केसरी हिंदकार, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था नाइटहुड का टाइटल, जो इन्होंने वापस कर दिया था जलियांवाला बाग के टाइम पे। इसको भी हम आगे देखेंगे। तो मेन बात 1911 की क्या है? कैपिटल शिफ्ट करी गई, बंगाल के विभाजन को नलीफाई कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। पर अब बंगाल का विभाजन जो मर्जी करो, वो चीजें तो उनकी अचीव हो गई थी। जो एक उन्होंने डिवाइड बनाना था बीच में, वो बन चुका था। ठीक है, अब इसमें और क्या होता है? फाउंडेशन स्टोन डाली जाती है। दिल्ली को आप कैपिटल बना रहे हो तो कैपिटल जैसी दिखे तो सही, तो इसलिए दिल्ली के लिए नए आर्किटेक्ट्स को बुलाया जाता है। तो किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी, किंग जॉन 5 और क्वीन मैरी ने दिल्ली की फाउंडेशन रखी, जो किंग्सवे कैंप वाला एरिया है। किंग्सवे कैंप, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं कैंप की साइड पे, बहुत जो आपका मुखर्जी नगर वाला एरिया उससे आगे आओगे किंग्सवे कैंप। ठीक है,
तो 15 दिसंबर 1911 को ये फाउंडेशन रखी जाती है। आर्किटेक्ट इनका नाम आपने बहुत फेमस सुना होगा, जो आप लुटियंस डेली सुनते हो ना, तो आर्किटेक्ट को बुलाया गया एडविन लैंडस्टीर लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, इन्होंने ज्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं डिजाइन करी हैं यहाँ की, चाहे इंडिया गेट देख लो, चाहे पार्लियामेंट देख लो, और जितना भी आप न्यू दिल्ली वाला एरिया आप देखते हो वो सब इन्हीं की देन है, इन्होंने ही डिजाइन किया था। फाइनली दिल्ली की कंस्ट्रक्शन जो है, जो बिल्डिंग्स बनानी है वो शुरू होती है वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उस टाइम चल रहा होता है, उसके बाद 1914 से 18, तो उस वर्ल्ड वॉर के बाद में वो कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। और कंस्ट्रक्शन खत्म कब होती है, जो आप प्रेसिडेंट हाउस वगैरह देखते हो, 1931 में। और न्यूली बिल्ड कैपिटल सिटी जो है उसे इनॉग्रेट कब किया जाता है, 10 फरवरी 1931 को। उस वक्त देश के वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था इनका साथ में। ठीक है, तो ये कहानी मैंने आपको दिल्ली की बता दी, जो 1911 से शुरू होती है। क्या क्या हुआ, तीसरा दिल्ली दरबार हुआ, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुई। ठीक है, साथ ही क्या होता है कि भाई किंग जॉर्ज 5 उस टाइम पे ब्रिटिश मोनार्क थे, और दिल्ली की स्थापना शुरू हो जाती है, उसकी फाउंडेशन स्टोन पड़ जाती है, फाउंडेशन होती है, पर दिल्ली की जो पूरी कंस्ट्रक्शन है, जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनका ठेका किसको दिया जाता है, लुटियंस को और हर्बर्ट बेकर को। और ये फाइनली जो है पूरी बिल्डिंग जो सारी बन जाती हैं 10 फरवरी 1931 तक। तो ये थी दिल्ली की कहानी। अब कहानी को थोड़ा आगे ले जाते हैं, 1913 पे अब हम बात कर रहे हैं। 1913 में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, आपको जो याद रखनी है हर ईयर से, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको करा रहा हूं। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पोयम्स की कलेक्शन थी गीतांजलि, पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में, नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनके बाद किसको लिटरेचर में इनके बाद किसको नोबेल प्राइज मिला, कि कौन से इंडियन को मिला, किस इंडियन को मिला और कौन से ईयर में मिला। ठीक है, तो नोबेल प्राइज मिलता है इनको लिटरेचर में गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी से जो 2-5 बातें जो आपको याद रखनी है, जहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो पेपर में क्वेश्चन ऐसा बनेगा, गुरुदेव किनको कहा जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, 7 मई 1861 को हुआ कलकत्ता में। ठीक है, ये 2 बातें याद रखोगे। इनके फादर का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, मदर का था सरदा देवी। इनकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड, हाईली टैलेंटेड थी। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री आप गूगल पे चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा इनके भाइयों ने क्या क्या किया था, काफी टैलेंटेड थे। इनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में 1913 में। इनको एक टाइटल जो आपको याद रखना है, इनको नाइटहुड का टाइटल दिया गया था किंग जॉर्ज 5 ने। किंग जॉर्ज 5 ने इनको नाइटहुड का टाइटल दिया था, और इन्होंने नाइटहुड का टाइटल छोड़ दिया था जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और गांधी जी ने भी अपना टाइटल छोड़ दिया था केसरे हिंद का। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ बातें थी, क्योंकि 1913 बीच में आया था, तो मैंने इसी के थ्रू आपको समझा दिया। 1913 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, और एसएससी को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई, सैन फ्रांसिस्को में हुई। किसने करी, सोहन सिंह भकना ने करी, सोहन सिंह भकना। और इसी के अंदर एक फेमस जो थे करतार सिंह सराबा, भगत सिंह इनको काफी मानते थे। 18 साल की उम्र में ही इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। साथ ही लाला हरदयाल, ज्यादातर पेपर में लाला हरदयाल नाम से क्वेश्चन आता है कि इनमें से गदर पार्टी से कौन रिलेटेड है। ये पार्टी, ये लोग थे कुछ जो इमिग्रेंट्स थे, कैलिफोर्निया में रहते थे, और वहां पे इस पार्टी की फाउंडेशन रखी गई थी, हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ने रखी थी। ठीक है, और गदर पार्टी इन्होंने ही फॉर्म करी थी। इनका मेन काम था लड़के ब्रिटिशर से आजादी लेनी है। रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, इनका काम करने का तरीका अलग था कांग्रेस से। शांति प्रिय तरीके से आजादी नहीं मिलने वाली, ये बात इनको लगता था ऐसा, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर बाद में 1915 में ये लोग वापस पंजाब आकर फिर वहां से इन्होंने लीड किया था। काफी सारे लीडर्स थे इनके, से सरदार अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा जी भी थे, साथ ही सोहन सिंह भकना नाम याद रखना, करतार सिंह सराबा और लाला हरदयाल। इनका एक अखबार था इंपॉर्टेंट, द गदर, और इनका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, ये याद रखना है।
और उसके ऊपर एक कैप्शन इन्होंने दे रखा था, अंग्रेजी राज का दुश्मन, अंग्रेजी राज का दुश्मन। तो ये कुछ आज के फैक्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं थी जो आपको याद रखनी है 1905 से 1915 के बीच में। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अब प्रॉपर फ्रीडम स्ट्रगल और हम अंदर जाके पढ़ेंगे। हम देखेंगे होम रूल मूवमेंट के बारे में जो आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू करी। हम देखेंगे पूरा गांधीयन एरा, गांधीयन फेज हम देखेंगे किस तरीके से आगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सारी चीजें हम अब अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। साथ ही सुभाष चंद्र बोस की INA के बारे में भी देखेंगे, सॉरी। तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, इस तरीके से पढ़नी है कि पेपर में यहीं से ही सवाल बनते हैं और यहां से आपका क्वेश्चन कोई बच के ना जाए। रुक जाओ, अभी इस बात को ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छे से। आपको अगर लगता है, आपको कैसा लग रहा है, आप इसका फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको पढ़ाया जा रहा है। अभी आगे जाऊंगा, आगे बहुत सारे मॉक टेस्ट करवाऊंगा, हर सब्जेक्ट के कराऊंगा। उसके लिए आपको मेरे लेक्चर्स रोज देखने होंगे। लेक्चर ज्यादा बड़े नहीं होते, 30 मिनट से लेके 40 मिनट के बीच में ही होते हैं, कोई एक आधा 40 से ऊपर हो जाता है। इतना टाइम अगर आप रोज भी स्पेयर कर लोगे, जनरल अवेयरनेस आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अब मैं मिलता हूं आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीक में मॉडर्न हिस्ट्री को ही वाइंड अप करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करते हैं और फिर उसके बाद में मैं आपको स्टैटिक जीके पे लेके जाऊंगा। अगर हो सका तो बीच में पॉलिटी भी बहुत जल्दी मैं आपको खत्म करवा दूंगा और यकीन मानना आपको वो सारी चीजें मैं बता दूंगा जो पेपर में आने वाली है। और एक बात और, जो बच्चे पॉलिटी को जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं ना, तो एक बार इस चैनल पे आप एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने इंडियन पॉलिटी का मैराथन डाला हुआ है। 3.5 घंटे 40 मिनट का वो मैराथन है, उसमें आपकी इंडियन पॉलिटी पूरी खत्म है। अगर आप चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो और उसके बाद ये लेक्चर्स भी देख लेना। बाकी मिलता हूं मैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप प्रैक्टिसिंग।